हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह आज आप लोगों के लिए लाया हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पार्ट 6। ठीक है, तो पार्ट 4 तक हम लोगों ने तो देख लिया था कि बायो-सावर्ट लॉ क्या है, लैप्लास लॉ क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ, फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंडेड रूल, राइट हैंडेड रूल, थंब लॉ वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज हम लोगों ने देख भी लिया, पढ़ भी लिया। अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, वो है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या है, हम इससे क्या करते हैं, ये सब आज हम लोग देखेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हो, जो मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो लोग प्लीज जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि मेरा वीडियोस आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, और अगर वीडियो में कोई भी डाउट रहा हो या कोई भी दिक्कत होती है तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और इसमें मैं हमेशा अवेलेबल भी होता हूँ। ठीक है, ये दूसरा नंबर भी है मेरा, चाहो तो इसमें भी कांटेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, फेसबुक कर सकते हो, कुछ भी। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करते, चलो शुरू करते हैं। आज हम लोगों का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, अच्छा, तो फर्स्ट में गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर आखिर में होता क्या है? गैल्वेनोमीटर एक्चुअली एक इंस्ट्रूमेंट है, बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट, जिससे हम लोग जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर जनरली दो टाइप्स का होता है। एक होता है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। दूसरा होता है, क्या होता है दूसरा? आप सब लोगों को तो पता ही है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये दो टाइप्स का गैल्वेनोमीटर जनरली होता है। तो नाम से पता चलता है, मूविंग मैग्नेट मीन्स मैग्नेट का मूविंग होगा वो इंस्ट्रूमेंट में, और मूविंग कॉइल मीन्स कॉइल का मैग्नेट होगा। तो यहां पर जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो मैग्नेट है, मैग्नेट का मतलब मैग्नेट यूज करते हैं इसमें, मूविंग मैग्नेट। यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेट के ऊपर वर्क कराते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेट के ऊपर वर्क कराते हैं, इसको इसलिए बोलता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर मैग्नेट का वर्क कराते हैं। क्या इस पे क्या होता है, यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर मैग्नेट वर्क करता है। ठीक है, इस पे क्या होता है, मैग्नेट के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट वर्क करता है। दोनों का प्रिंसिपल सेम नहीं है, डिफरेंट है। ठीक है, इस पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर मैग्नेट वर्क डन करता है और इस पे मैग्नेट के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट वर्क डन करता है। तो ये जो है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस।
फ्रॉम क्लास 12। ये हम लोगों के लिए नेसेसरी नहीं है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बातें हम लोग आज करेंगे। और फिलहाल आप लोग मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर के बाद जब मैंने उठा ही दिया है तो इसके बारे में थोड़ा बोल देता हूँ। इसका एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, कहीं पर तो सुना होगा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, तो आज जान भी लो ये है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर है। फिर आता है हम लोगों का साइन गैल्वेनोमीटर, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हेल्महोल्ट्ज का भी एक तो होता है, हेल्महोल्ट्ज डी कॉइल गैल्वेनोमीटर, ऐसा बहुत सारा गैल्वेनोमीटर है मूविंग मैग्नेट का, ठीक है। और मूविंग कॉइल का क्या है, मूविंग कॉइल का हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे कि मूविंग कॉइल का हम लोग क्या क्या गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, डी आर्सोनबल गैल्वेनोमीटर एंड टेबिल गैल्वेनोमीटर, टेबिल गैल्वेनोमीटर एंड डी आर्सोनोबल गैल्वेनोमीटर, नोबल गैल्वेनोमीटर। ये क्या चीज का एग्जांपल है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, समझ में आ गया। फिर से मैं बोल देता हूं, गैल्वेनोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कोई सर्किट में एनालाइज कर सकते हैं, फिर उसको मेजर भी कर सकते हैं। ये है हम लोग का गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर जनरली दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स। एक है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, दूसरा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर क्या है, मैग्नेट के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट वर्क डन करता है। तो इस प्रिंसिपल को यूज करके मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर मैन्युफैक्चर होता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, साइन गैल्वेनोमीटर, हेल्महोल्ट्ज डी कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये हो गया मूविंग मैग्नेट का। और मूविंग कॉइल का क्या है, इस प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर मैग्नेट वर्क डन करेगा। ये तो हमारा सिलेबस के अंदर ही है, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, प्रिंसिपल पढ़ना है, कैसे काम करता है पढ़ना है, उसका इक्वेशन पढ़ना है, उसका सेंसिटिविटी पढ़ना है, बहुत सारा कुछ पढ़ना है इसका, तो वो सब हम देखेंगे आज। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एग्जांपल क्या है, टेबिल गैल्वेनोमीटर, डी आर्सोनबल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये दोनों हो गया हम लोगों का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एग्जांपल। कॉपी कर लो। चलो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो, मैं मिटा देता हूं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो देखते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर यूज करके हम लोग 10⁻⁹ एम्पियर तक करंट मेजर कर सकते हैं। मतलब बहुत छोटा या बहुत कम करंट भी हम लोग एक गैल्वेनोमीटर यूज करके मेजर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये इसका सेंसिटिविटी बहुत हाई है, मतलब इसका छोटा सा एरर होने से भी, छोटा सा करंट का चेंज होने से भी हम लोग को पता चल जाता है। सर्किट में थोड़ा सा भी करंट का चेंज होने से हम लोग को पता चल जाता है, तो इसलिए इसका यूज भी हम लोग ज्यादातर करते हैं। ये इसका एक एडवांटेज भी है। चलो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन और इसका जो हम लोगों का है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डिस्क्रिप्शन। चलो मैं फर्स्ट इसका फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। इसका बहुत सारा फिगर होगा, तो फर्स्ट मैं कॉइल वाला पार्ट ड्रॉ कर लेता हूं।
ये हो गया हम लोगों का उसका कॉइल। ठीक है, ये एक्चुअली पूरा यहाँ तक है, ये पूरा कॉइल ही है। इसके ऊपर एक वायर ऐसे करके रहता है। मैं इसका थोड़ा बाहर भी देखा था, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है एंड एस। ठीक है, ये एक 3D फिगर है, देख लो, एक 3D फिगर है। ठीक है, एन एस हो गया ये, और इसका ऊपर एक मिरर है, फिर इसको यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, इसके ऊपर एक मिरर है, ये हो गया हम लोग का मिरर। मिरर को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, एम से। तो यहां से एक वायर जाता है, और ये वायर हो गया हम लोगों का, इस कनेक्शन पॉइंट को दे दो नाम P। ये हो गया W1, और यहां पर एक तो दे देते हैं हम लोग W2। ठीक है, ये हो गया एक पार्ट फिगर का। और ये जो अंदर वाला है, जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको थोड़ा बाहर करके दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली है क्या, ये ऐसा है। ठीक है, इसका अंदर वाला ये कॉइल ऐसा रहता है, जिसमें ये जो N और S है, मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये बहुत हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉरी मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट। तो इसका यहां से इस सेंटर पे होने से इसका पूरा जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है पूरा इसके अंदर तक परपेंडिकुलरली जाता है। ये वाला कॉइल हो गया हम लोगों का, ए सर्कल वाला कॉइल। ठीक है, एफ और एस हो गया, और इसके ऊपर वो पार्ट भी दिखा देता हूं जो हम लोगों ने यहां पर दिखाया। अभी इसको मैं थोड़ा अलग से करके लिख देता हूं। जैसे कि ये वाला पार्ट अगर हम लोग नीचे में लिखेंगे तो ए वाला पार्ट, ये तो अंदर चला गया, इसको हम लोग जो बाहर लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर वो पार्ट ऐसे होगा। एक एल्यूमिनियम और कोई भी प्लास्टिक का भी ले सकते हो, ये पूरा राउंडेड है। ठीक है, इसके नीचे का जो ये है, इसके नीचे भी होगा, इसके ऊपर भी होगा मिरर, फिर ये जाके एक स्केल पे बैठ जाएगा। ठीक है, अभी देखते हो, इसका नाम दे देता हूँ फिगर ए, इसको दे देता हूँ फिगर बी, इसको दे देता हूँ फिगर सी। अभी क्या होता है देखो, हम लोग जो करंट मेजर करते हैं, यहां पर से हम लोग का करंट, मान लो आई करंट आ रहा है। तो करंट आने से ये जो कॉइल है, कॉइल के चारों तरफ, मतलब जो हम लोगों ने वायर को ऐसे राउंडेड करके रखा है, इसके अंदर से करंट पास होगा, तो ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे। मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे है यहाँ पर, और करंट आ जाने से क्या होगा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब N और S ऐसा होता है, उसके अंदर में एक ऐसा कॉइल रहता है, तो करंट पास करने से इस कॉइल में से क्या करता है, ये घूमने लगता है, इस पे टॉर्क अप्लाई होता है। तो उसका एक्सप्लेनेशन भी देखा था हम लोगों ने, टाइटल टू BI, वो भी आज हम लोगों को काम आएगा। ठीक है, तो ये पार्ट जो है ये इसका जैसा हो गया, तो वायर में से करंट आने से इसके ऊपर भी एक टॉर्क अप्लाई होगा। तो टॉर्क अप्लाई होने से क्या होगा, ये घूम जाएगा, और ये घूमने से ये जो है, ये इसका जो मीटर है, मीटर के ऊपर से ये भी घूमने लगेगा।
ठीक है, ये लाइन भी घूमने लगेगा। तब हम लोग इसके ऊपर से सपोज 0 1 2 3 4 5 6 7 करके मार्क किया होगा, तो इसका रीडिंग देख के हम लोग वो करंट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है ये, बस इसका एक पार्ट है, ये नेसेसरी नहीं है, ये बस इसका अंदर का पार्ट है। ये जो फिगर है इसको जब हम लोग ऊपर से देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, और ये जो पार्ट है ये है अंदर वाला पार्ट, मतलब जो ये सर्कल का, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, इसका अंदर वाला पार्ट। ठीक है, इस सिलेंडर जैसा होता है एक, उस सिलेंडर का पार्ट ये है, और ऊपर का जो ये करंट आ रहा है वो मिरर है। तो क्या होगा, ये मिरर के ऊपर जब लाइट गिरेगा तो इसको मैं थोड़ा अच्छी तरह से बोल देता हूँ। मान लो यहाँ से जो करंट पास हो रहा है इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होने से ये से घूम जाएगा, ये से घूमने से इसका जो लाइन है ये मीटर के ऊपर घूम जाएगा। तो हम लोग मीटर का रीडिंग देख के करंट मेजर कर लेंगे। ठीक है, उसका कैलकुलेशन भी मैं दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कैलकुलेशन भी मैं अभी दिखा दूंगा। ये मैं दिखा देता हूँ, ये अभी जरूरत नहीं है। अभी जो हम लोग देखेंगे वो है, इसके लिए और एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लो ये है, ये हो गया हम लोगों का स्क्रीन, ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ m। तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी चेंज होता है, मतलब वो वायर का, मान लो यहाँ पर थीटा चेंज होता है, तब क्या होगा, ये 2 थीटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये मान लो स्मॉल डी है, और दोनों का बीच का डिस्टेंस मान लो कैपिटल डी है। और हम लोगों का जो ऑप्टिकल सोर्स है मान लो वो यहां से दे रहे हैं हम ऑप्टिकल सोर्स। ठीक है, तो ये यहां से देने से अगर इसको हम थीटा एंगल ऐसे कार्व करेगा तो ये 2 थीटा एंगल कार्व हो जाएगा। मतलब इस स्क्रीन को, मतलब इस मिरर को अगर हम लोग थीटा, कोई भी एंगल थीटा डिस्प्लेस करते हैं या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका थीटा होता है, तो ऑपोजिट में जो उसका रिफ्लेक्शन आएगा वो 2 थीटा एंगल से वेरी करेगा। मतलब हम लोगों का एक एंगल वेरी करने से और उसका स्क्रीन पे दिखाएगा 2 एंगल, मतलब डबल एंगल उसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोगों का क्या होता है, कोई भी करंट, मतलब छोटा वाला करंट भी अगर चेंज होता है तो हम लोगों का, मान लो यहाँ पर छोटा वाला चेंज होता है तो यहाँ पर उसका डबल चेंज दिखा देते हैं। तो इसलिए हम लोगों का सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस फिगर से देखो, जो हम लोगों का एंगल है 2 थीटा वो इक्वल टू डी बाई कैपिटल डी, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू डी बाई 2d, and d very less than कैपिटल डी, जब स्मॉल डी कैपिटल डी से बहुत छोटा होगा। ये हम लोगों ने कैसे लिखा है ये तो पता ही होगा आप लोगों को, क्योंकि एंगल इक्वल टू रेडियस बाई आर। तो ये मान लो कि रेडियस होता है, ठीक है, सॉरी आर्क बाय रेडियस। तो ये मान लो कोई भी एक एंगल होता है 2 थीटा, तो इसका आर्क क्या होगा ये जैसा, तो इसका रेडियस क्या होगा ये, और एक डी बहुत ज्यादा होने से ये इसका और इसका लेंथ सेम हो, तो इसलिए हम डी बाई डी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर कंडीशन भी लिख दिया है, डी बाई डी वेरी लेस देन कैपिटल डी, व्हेन स्मॉल डी वेरी लेस देन कैपिटल डी। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, जब हम लोग वो जो मिरर पार्ट में क्या था, जैसे कि उसका ऐसा था,
इसके ऊपर एक मिरर था, यहाँ से करंट जा रहा था, वो यहाँ पर कनेक्टेड था। हाँ, तो अभी करंट जाने से इसके ऊपर जो लाइट आके गिर रहा है, मान लो कोई भी एक लाइट दे रहे हो तुम, तो इसके ऊपर कोई भी लाइट देने से ये अगर थीटा एंगल डिस्प्लेस होता है तो हम लोगों का रीडिंग जो आएगा वो आएगा 2 थीटा। और उसके नीचे में भी मैंने एक फिगर ड्रॉ करके दिखाया था ऐसा वाला, इसके ऊपर जो मिरर था, इसका रीडिंग चेंज होने से हम लोगों का मीटर था 1 2 3 4 5 6, एक थीटा एंगल घूमने से इसका जो लाइन है वो 2 थीटा ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हम लोगों का रेडियस, ये हो गया हम लोगों का अर्थ। तो एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस मीन्स टी बाई 2d। तो हम लोग का आ गया थीटा इक्वल टू डी बाई 2d। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी देखते हैं हम लोग इसका सेंसिटिविटी। ठीक है, ये तो हम लोगों को पता ही है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था टाउ इक्वल टू BI/N/A। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का टाउ। टाउ मतलब हम लोगों का क्या चीज का टाउ, जब हम कोई मैग्नेटिक फील्ड पे कोई कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट पास कराता है तो उसके ऊपर जो टॉर्क अप्लाई होता है वो हो गया उसका डिराइवेशन, मतलब उसका एक्सप्रेशन टाउ इक्वल टू BI/N। पर अभी भी हम लोग और एक चीज लिख सकते हैं, टाउ डैश इक्वल टू सी थीटा। तो टाउ डैश इक्वल टू सी थीटा मीन्स यहाँ पर सी क्या होता है, सी होता है हम लोगों का जो एंगल डिफ्लेक्शन हो रहा था, जो हम लोगों ने फिगर पे दिखाया था। बोर्ड पे सारा फिगर नहीं लिख सकता मैं, जो एंगल का डिफ्लेक्शन होता था जब मिरर के ऊपर लाइट गिरते और वायर में से करंट पास करके एंगल का डिफ्लेक्शन होता था। तो पर एंगल डिफ्लेक्शन के लिए जितना टॉर्क अप्लाई होता है वो वाला, वो क्या चीज है, मान लो ये एम है, ये एस है, बीच में ये हो गया रेक्टेंगुलर जो हम लोग का था सर्किट में लूप। तो करंट पास होने से तो ये तो ऐसे कर्व होगा, तो कर्व होने से होने दो, लेकिन उसका मटेरियल्स के वजह से जो हम लोगों का ऊपर में जो था, जैसे कि फिगर पे था ना ऐसा, इसका मटेरियल्स के वजह से ये वाला जो राउंडेड की वजह से वो फिट से पहले जगह पे आना चाहता था। मतलब मान लो इस अगर पेन को ही मान लो मैं ऐसे अगर घुमाने की कोशिश करूंगा तो ये फिर से फर्स्ट वाला पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी। ठीक है ना, हर एक मटेरियल्स का अगर मान लो कि कोई रबर का अगर हम लोग इसको ऐसे काट करते हैं तो ये फिर से पहले वाला जगह पे जाना चाहेगा। तो वैसे अगर इसके ऊपर कोई टॉर्क अप्लाई करते हैं तो इसका जो मटेरियल है उसका वजह से वो फिर से इक्विलिब्रियम मतलब पहले वाला पोजीशन में आना चाहिए। तो ये सी हो गया पर एंगल की वजह से उसके ऊपर अप्लाई होने वाला टॉर्क। तो हम लोगों का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है थीटा, तो पूरा टॉर्क कितना होगा सी थीटा। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, यहाँ पर सी क्या है, सी होता है जो हम लोगों ने इसको जो घुमा के जो थीटा एंगल किया है, सी है पर यूनिट एंगल पे उसका ऊपर अप्लाई होने वाला टॉर्क। ठीक है, और वो टॉर्क कहां से आ रहा है, वो टॉर्क कोई मैग्नेटिक फील्ड से नहीं आ रहा है या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से नहीं आ रहा है, वो अपने मटेरियल्स के लिए आ रहा है। क्योंकि हम लोग कोई भी चीज को अगर घुमाते हैं तो वो फिर से फर्स्ट वाला पोजीशन में जाने की कोशिश करता है। इसका सबसे अच्छा वाला एग्जांपल मिलेगा आप लोगों को। मान लो मैं दिखा देता हूं, मेरे पास शायद कुछ है, मिल गया। मान लो ये स्केल है, अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूं तो क्या होगा, ये पहले फिर से ऐसा वाला पोजीशन पे जाने की कोशिश कर। देखो मैं इसे ऐसे कार्व किया हूं, ये पहले फिर से ऐसा वाला पोजीशन पे जा रहा है। तो ये भी सेम है, ये कारण की वजह से जब ऐसे घूम जाएगा तो ये फिर से ऐसा वाला पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। कारण की वजह से मान लो ऐसे कार्व हो गया, लेकिन इसका मटेरियल की वजह से ये फिर से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वही होता है। तो ये जो है टाउ डैश वो है उसका मटेरियल की वजह से। तो ये टाउ डैश और ये टाउ इक्वल होगा। ठीक है, तो एस टाउ इक्वल टू टाउ डैश, सो BI/N/A इक्वल टू सी थीटा। यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं,
आई इक्वल टू सी बाई बी एन ए थीटा। और एक तो चीज लिख सकते हैं आई बाई थीटा इक्वल टू सी बाई बी एन ए। देखो इतना तक समझ में आता है कि नहीं? आई इक्वल टू सी बाई बी एन ए थीटा। और थीटा हम लोगों को क्या मिला था? डी बाई टू डी। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं डी बाई टू डी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी डी बाई ये आ गया हम लोगों का। अच्छा अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका सेंसिटिव होने का कंडीशन निकाल सकते हैं। उसका सेंसिटिविटी मीन्स मतलब वो कितना सेंसिटिव है, मतलब कितना एक्यूरेट रिजल्ट वो दे सकते हैं हम लोगों को। तो उसका सेंसिटिव हाई करने का उपाय क्या है हम लोगों के पास, क्या रास्ता है? मान लो ये थीटा अगर सेम होता है, कोई भी एंगल थीटा को हम लोग कांस्टेंट रख देते हैं, तो आई कब वेरी होगा? देख लो आई कब वेरी होता है। अगर हम लोग थीटा को कांस्टेंट रख देते हैं कोई भी एंगल, तो आई कब वेरी होगा? हम लोग जो बी एन और ए चेंज करेगा तब आई वेरी होगा। वेरी होगा मतलब आई का वैल्यू कब कम होगा? कब कम मतलब बहुत कम होगा अगर हम लोग बी इंक्रीज करते हैं, एन इंक्रीज करते हैं, ए इंक्रीज करते हैं। एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स, बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, ए मीन्स उसका एरिया, सी मीन्स वो पर यूनिट पे, पर यूनिट एंगल पे जो टॉर्क अप्लाई होता था वो। और वो टॉर्क क्या चीज के ऊपर डिपेंड होता है? उसका मटेरियल्स के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग ये सब इंक्रीज करके बी एन और ए ये सब इंक्रीज करके हम लोग आई का वैल्यू बहुत छोटा या उससे भी छोटा ले सकते हैं। मतलब अगर मान लो कोई भी सर्किट में हम लोगों को कुछ मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर तक करंट को मेजर करना है, तो हम लोग जो मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे उसका बी एन ए, बी एंड एन एंड ए हाई कर देंगे। तो क्या होगा, जो हम लोग का गैल्वेनोमीटर बनेगा या मैन्युफैक्चर होगा उसका करंट उस मतलब उस गैल्वेनोमीटर से हम लोग बहुत ही कम करंट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बी एन और ए हम लोग को इंक्रीज करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर मैं और एक बात बोल देना चाहूंगा कि एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, ए मतलब एरिया। अगर हम लोग एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा कर देते तब क्या होगा? गैल्वेनोमीटर का वेट भी बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा उसका वेट। तो ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा ताकि ऐसा नहीं हो आपको मेजर करना है 1 पिकोमीटर या 1 नैनोमीटर और आप गैल्वेनोमीटर बना लिया इतना बड़ा सा। तो इसका इतना बड़ा गैल्वेनोमीटर बनाने से क्या होगा? गैल्वेनोमीटर का एक रेजिस्टेंस भी होगा, वो भी आपके रास्ते पे कठिया नहीं अप्लाई कर देगा, मतलब आपको मेजरमेंट पे एरर हो जाएगा। तो यही होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बस इतना ही है, उसका सेंसिटिविटी तक मतलब दिखा दो, फिगर समझा दो, मिल जाएगा फुल मार्क्स मतलब 3। ठीक है, समझ में आ गया? चलो मिटा देता हूं। ये वाला बात बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग देखते हैं अभी एमीटर और वोल्टमीटर। एमीटर एंड वोल्टमीटर। एमीटर क्या है? जो डिवाइस यूज करके हम लोग करंट मेजर करते हैं वो होता है एमीटर। और वोल्टमीटर क्या है? जो डिवाइस यूज करके हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं वो होता है वोल्टमीटर। ठीक है, तो a device which is used for measuring current is called ammeter।
और वोल्टमीटर क्या होता है? A device which is used for measuring voltage is called voltmeter। ठीक है, चलो ठीक है। तो हम लोग देखते हैं गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाएंगे और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनाएंगे। गैल्वेनोमीटर टू एमीटर पहले देखते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं और एक बार बोल दूं, एमीटर को हम लोग हमेशा कोई भी सर्किट में सीरीज पे लगाते हैं और वोल्टमीटर को पैरेलल पे लगाते हैं, क्योंकि एमीटर से हम लोग करंट मेजर करते हैं, तो सीरीज पे लगाने से जो सर्किट का होल करंट है वो हम लोग को एमीटर से ही गुजरेगा, तो हम एमीटर से पूरा सर्किट का करंट हम मेजर कर पाएंगे। और वोल्टमीटर से सिर्फ हम लोग पोटेंशियल मेजर करते हैं, तो पैरेलल में लगाने से ही पोटेंशियल मेजर होगा होल सर्किट का, इसलिए हम लोग वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर से हम लोग कैसे एमीटर बनाएंगे, तो मान लो कि ये एक गैल्वेनोमीटर है जी, उसका पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ दो तो हो जाएगा ये एमीटर। ठीक है, ये हो गया जी, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस एस जोड़ दो। जब हम लोग गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कोई भी रेजिस्टेंस ऐड करते हैं या किसी भी सर्किट का किसी भी पॉइंट पे पैरेलल पे हम लोग कोई भी रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो इसको बोलते हैं शंट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शंट, इसलिए मैंने लिखा है एस। तो सर्किट का होल करंट मान लो कि आई है, गैल्वेनोमीटर से जो जा रहा है वे मान लो कि आई जी है, शंट से जो जा रहा है वे मान लो कि आई एस है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो VA है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो VB है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ओहम्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं VA माइनस VB इक्वल टू IG इंटू जी। IG क्या है, G का करंट और G है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, इसलिए V इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया। और अभी इसका लेने से इसके अंदर से करंट इस शंट का दो टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है, VA माइनस VB इक्वल टू IS डॉट एस। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल करने से क्या होगा, IG डॉट जी इक्वल टू IS डॉट एस। एस इक्वल टू IG बाई IS इंटू जी। ठीक है, कैसा आ गया हम लोगों का। आपकी जो आई करंट है वो क्या है, टोटल करंट मीन्स आई इक्वल टू IG प्लस IS। तो IS को रिप्लेस करने से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर IS इक्वल टू I माइनस IG। एक वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, IG IS क्या होता है, I माइनस IG इंटू जी। ठीक है, अभी G से डिवाइड IG से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, IG बाई IG, I बाई IG माइनस IG बाई IG। IG बाई IG हो गया 1 और ये हो गया I बाई IG, मान लो कि ये हो गया n माइनस 1। यहाँ पर n हम लोगों ने क्या पकड़ा है, I बाई IG मीन्स टोटल करंट का जितना पार्ट या जितना रेशियो हम लोग का गैल्वेनोमीटर से जा रहा है वही होता है n। ठीक है,
और एम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेंज ऑफ एमीटर। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या निकाला है, एस इक्वल टू जी बाई एम माइनस वन। ये होता है हम लोग का फॉर्मूला। और यहां पर हम लोग इतना तक भी छोड़ सकते हैं इसको। यहां पर हम लोग कोई भी गैल्वेनोमीटर के साथ एस वैल्यू का शार्ट यूज करके उसमें आई वाला करंट मेजर कर सकते हैं। क्या बोला मैं, कोई भी गैल्वेनोमीटर के साथ एस वैल्यू का शार्ट यूज करके हम लोग कोई भी करंट आई मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करके करंट वाला निकालना पड़ेगा। और उसका रेंज क्या होता है, मतलब हम लोग ये गैल्वेनोमीटर से कितना दूर तक, कितना मिली एम्पियर या एम्पियर तक करंट मेजर कर पाएंगे, ये हम लोग ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। यहाँ पर एम होता है उसका रेंज, मतलब क्या, कितना दूर तक हम लोग उसको करंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। अभी देखते हैं गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। ये भी इजी है, बिल्कुल इजी है। गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को उसका सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो लगा दो, ये हो गया गैल्वेनोमीटर, ये हो गया सीरीज का रेजिस्टेंस आर, ये हो गया जी, ये हो गया करंट आई करंट ही सब में से जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल मान लो VA, यहां पर पोटेंशियल मान लो VB। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई मीन्स VA माइनस VB। करंट तो I ही होता है, और R क्या होगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो G और R है सीरीज में, तो G प्लस R हो गया हम लोग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर VA माइनस VB V होता है तो I इंटू R प्लस G, दैट मीन्स IR प्लस IG। देखो समझ में आता है कि नहीं। यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग को G निकालना पड़ेगा, तो इतना दूर आने का जरूरत नहीं है। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं R प्लस G इक्वल टू V बाई आई। तो G इक्वल टू V बाई आई माइनस R। ठीक है, G इक्वल टू V बाई आई माइनस R। और ये भी लिख सकते हैं हम लोग R इक्वल टू V बाई आई माइनस G। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एक R वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज करके हम लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मेजर करेगा V वोल्ट तक करंट। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन, मतलब गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाने के लिए कितना रेजिस्टेंस हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा उसका सीरीज में। इसका वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल देंगे। देखो समझ में आता है कि नहीं। अभी इसका ऊपर नीचे हम लोग R इक्वल टू V बाई आई माइनस G, ऊपर नीचे हम लोग G से मल्टीप्लाई करते हैं, तो G इंटू V बाई आई डॉट G माइनस G बाई C, ये हो गया 1। तो G बाई V बाई आई डॉट G मीन्स गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल। तो ये मान लो कि VG होता है माइनस 1। अब ये क्या हो गया, टोटल वोल्टेज बाई गैल्वेनोमीटर वोल्टेज का रेशियो। मतलब जो पिछली बार में आया था ना, जो एमीटर में कन्वर्ट किया था हम लोगों ने,
टोटल करंट बाई गैल्वेनोमीटर वाला करंट को हम लोगों ने क्या पकड़ा था, एन। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने टोटल वोल्टेज बाई गैल्वेनोमीटर को का वोल्टेज को पकड़ा है एन। तो यहाँ पर एन क्या होगा, उसका रेंज, मतलब कितना रेंज तक हम लोग उसका करंट सॉरी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मान लो वोल्टमीटर से कोई भी एक गैल्वेनोमीटर से हम लोग 2 वोल्ट तक मेजर कर सकते हैं। उसको हम मतलब उस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना होगा, मतलब हम लोगों को 30 वोल्ट तक मेजर करना है। ठीक है, तो कितना टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा, 30 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 15 टाइम्स। तो ये 15 जो वैल्यू है वही यहाँ होता है, मतलब कितना टाइम्स हम लोगों को इंक्रीज करना पड़ेगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं रेंज, मतलब कितना टाइम्स हम लोग को उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर कैसे मैन्युफैक्चर या कैसे बनाएंगे, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर कैसे बनेंगे वो भी देख लिया हम लोगों ने, गैल्वेनोमीटर क्या है वो भी देख लिया। गैल्वेनोमीटर वाला पार्ट थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसका जो फिगर है वही कॉम्प्लेक्स है, बाकी कैलकुलेशन तो बिल्कुल इजी है। उसका फिगर जो है वही थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो एग्जाम में शायद से आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिगर अच्छी तरह से ड्रॉ करने से आप लोगों को वो कैलकुलेशन तो ऐसे ही हो मतलब हो जाएगा। उसका कैलकुलेशन 2-3 लाइन ही है, सिर्फ फिगर ही है। फिर मैं एक बार बोल देता हूँ, जैसे कि हम लोगों को ये वाला पार्ट था, ये आप लोगों को अच्छी तरह से ड्रॉ करना है। ये वाला पार्ट इस पे थोड़ा मैंने उस टाइम पे कॉम्प्लेक्स कर दिया था, मान लो कि ये इतना तक हो गया। ठीक है, तो अभी इसको ऐसे कर दो, फिर से मैंने गलती कर दी। ठीक है, और एक बार दिखा देता हूं। ये हो गया हम लोगों का अभी हो जाएगा। ऐसे ड्रॉ करना था मुझसे, अब हो गया। तो इसका ऊपर वो वाला पार्ट आपको दिखाना है, ऐसा करके था जो हम लोगों को टॉर्क क्रिएट करता था। इसका ऊपर एक था मिरर, वो जाके ऐसे कनेक्टेड था, तो करंट हम लोगों को इसके अंदर से घुसता था। ये करंट इस सर्किट में इस लूप में आ जाता था, इस कॉन्डक्टिंग वायर के साथ। फिर ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, ये एम, ये एस। मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक कॉन्डक्टिंग लूप है, जिस पे से करंट पास हो रहा है, तो इस पे टॉर्क अप्लाई होगा। टॉर्क अप्लाई होने से ये कर्व हो जाएगा। तो कर्व होने से क्या होगा, इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होगा, टाउ इक्वल टू बी आई एन है। ठीक है, और ये टॉर्क अप्लाई होने से उसके मटेरियल्स ऑपोजिट पे दूसरा टॉर्क अप्लाई करेगा, वो होता है टाउ इक्वल टू टाउ डैश इक्वल टू सी थीटा। थीटा कहां से आया, थीटा आया मान लो कि ये जो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड पे कॉन्डक्टिंग लूप रखा है, इसमें से करंट पास करना से इसका टॉर्क जो होता है एंगल थीटा उसको डिफ्लेक्शन करता है, मतलब थीटा मैक्सिमम और डिफ्लेक्ट होता है। मतलब यहाँ से मान लो थीटा डिफ्लेक्ट होता है, तो उसका ऑपोजिट पे भी थीटा ही डिफ्लेक्शन काम करेगा, इसलिए थीटा। और सी क्या है, इसका पर यूनिट एंगल पे जो उल्टी डायरेक्शन पे टॉर्क अप्लाई हो रहा है वही है। अभी ये दोनों को इक्वल कर दो, हो गया हम लोगों का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बिल्कुल इजी है। टाउ डैश इक्वल टू टाउ कर दो, मतलब बी आई एन ए इक्वल टू सी थीटा कर दो। यहाँ से हम लोगों को आई निकलना है, आई इक्वल टू सी थीटा बाई बी आई एन ए, आई बी एन ए। और जो थीटा का वैल्यू है वो हम लोगों को
और दूसरी फिगर से लाना था, ये वाला पार्ट की फिगर से। ये वाला पार्ट मैंने बड़ा करके दिखाया था कि मान लो ये 2 स्क्रीन है, ये हो गया। यहाँ से अगर हम लोग कोई भी ऑप्टिक्स सोर्स से कोई भी ऑप्टिकल रे यहाँ पर छोड़ते हैं तो ये जो एंगल डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर हम लोग जब स्क्रीन का थीटा एंगल डिफ्लेक्शन करते हैं तो इसका 2 थीटा डिफ्लेक्शन हो जाता है। मतलब यहाँ पर अगर ये काम होके यहाँ पर थीटा एंगल डिफ्लेक्शन करता है तो हम लोग का रीडिंग पे 2 थीटा एंगल डिफ्लेक्शन होगा। ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पर दिखा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोगों ने क्या लिखा था, 2 थीटा इक्वल टू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। स्मॉल डी क्या था, ये था, और कैपिटल डी क्या था, ये था। ये वाला पार्ट कहां से आया था, ये भी मैंने बोल दिया था, जैसे कि एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो ये वाला पार्ट तो यहाँ पर से क्या होगा, आर्क ही होगा ये, और ये जो उसका लेंथ होगा, कोई भी कांटा या कोई भी पिन ले लो तो इसका क्या होगा, पिन का लेंथ क्या होगा, उसका रेडियस होगा। तो इसलिए आर्क बाय रेडियस मीन्स ये लेंथ बाय रेडियस। ये लेंथ क्या था, स्मॉल डी, और रेडियस क्या था, कैपिटल डी, व्हेन स्मॉल डी वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, सी बाई बी एन ए, और थीटा की जगह पर क्या पुट करना था, बी बाई 2डी। बस हो गया हम लोगों का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। समझ में आएगा? चलो मिटा देता हूं। अभी तो मैंने ये वाला पार्ट ओवरऑल समझा दिया है। मैं जितने भी व्यूअर्स है सबको रिक्वेस्ट करूंगा, ये वाला पार्ट देख के थोड़ा वीडियो को रिवर्स जाके फिर से वो वाला पार्ट देखो, क्योंकि उसका सर्किट में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया था, इसलिए शायद तुम लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन बिल्कुल इजी है। अभी जाके फिर से वो वाला पार्ट देख लो, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर जो टॉर्क अप्लाई होता है वो दिखाना है, उसका उल्टा डायरेक्शन पे जो टॉर्क अप्लाई होता है वो दिखाना है, दोनों इक्वल करना है, फिर आ जाएगा हम लोग को मीन्स आई आ जाएगा, ठीक है। चलो मिटा देते हैं। अच्छा, तो आज के लेक्चर पे हम लोगों का जो क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पार्ट खत्म हो जाता है। अभी अगर कुछ दिखाना है तो कुछ न्यूमेरिकल दिखाना है, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर नेक्स्ट यूनिट के लिए हम लोग आगे निकल जाएंगे। नेक्स्ट शायद से वो LCR वाला होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट वाला होगा, उसमें भी मजा आएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियोस में। टाटा।